UKV, let's come together to learn. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल EduKV। दोस्तों, आज हम क्लास 12th के 11th चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस का सेकंड वीडियो लेकर प्रस्तुत हैं। इसके अंदर हमको पढ़ना है जेनेटिकली मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं GMO, उनको हम कैसे बना सकते हैं या उनको जो फॉर्मेशन है उनके क्या बेसिक स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट बेसिक स्टेप्स जो आता है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ DNA विद डिज़ायरेबल जीन। लेट करिए ये हमारा एक DNA है, इसमें हमारे काम का ये है डिज़ायरेबल जीन, तो इसको पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर ये जो हमारा डिज़ायरेबल जीन वाला DNA है इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? होस्ट के अंदर। और फिर जब ट्रांसफ़र कर देंगे होस्ट के अंदर तो उस इंट्रोड्यूस DNA होस्ट के अंदर और DNA इनटू इट्स प्रोजेनी, और वो जो हमारा होस्ट DNA था उसमें देखेंगे कि क्या वो जो हमारा इंट्रोड्यूस DNA था वो होस्ट DNA में मिक्स हो पाया या नहीं, अपने कैरेक्टर्स को उसके अंदर मिला पाया या नहीं। बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ GMO। इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है आइसोलेटिंग जीनोमिक DNA। मीन्स वो DNA जो कि हमारे काम का है उसको आइसोलेट करना। कैसे हम टोटल DNA या जीनोम में से कैसे हम उस DNA को सेपरेट करेंगे। फिर है फ्रैगमेंटिंग DNA, क्योंकि पूरा DNA तो हमारे पार्ट में आएगा नहीं, क्रोमोसोम या उस तरह से, तो हम उसको छोटे छोटे टुकड़े में करेंगे। थर्ड वन, स्क्रीनिंग DNA फ्रैगमेंट्स। फिर हमारे जो काम का जीन वाला DNA है उसको हम सेपरेट करेंगे, स्क्रीन करेंगे। वो DNA जिसके अंदर हमारा डिज़ायरेबल जीन है उसे हम सेपरेट करेंगे। फोर्थ स्टेप है हमारा इंसर्शन ऑफ DNA इन वेक्टर। हमने जो स्क्रीन कर लिया DNA फ्रैगमेंट्स को, सेपरेट कर लिया, जो हमारे डिज़ायरेबल जीन वाले DNA थे उनको सेपरेट कर लिया, अब हम उनको क्या करते हैं? इंसर्ट कराते हैं वेक्टर के अंदर। लेट करिए ये एक DNA का सेगमेंट है, जीन है, जो कि हमारे लिए डिज़ायरेबल है। इसको हम क्या कराएंगे? वेक्टर के अंदर इंसर्ट कराएंगे। देन विद द हेल्प ऑफ वेक्टर उस DNA को हम इंट्रोड्यूस कराएंगे होस्ट के अंदर, और फिर उस होस्ट को हम कल्चर करेंगे। कल्चर करने का मतलब ये है कि उनके हमारे रिप्रोडक्शन होगा या उनकी जो नंबर है वो इंक्रीज करेंगे। फिर अब जो भी उनके नंबर इंक्रीज करेंगे, फिर हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारा होस्ट सेल होगा उसके अंदर वो कैरेक्टर आने लगेंगे जो कि हमारे एडवांस या एलियन DNA के कैरेक्टर थे, जो कि वेक्टर DNA ट्रांसफ़र किया था किसी एक नॉर्मल सेल के अंदर। अब उनके अंदर वो कैरेक्टर नज़र आने लगेंगे। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों कि ये जो हमारे स्टेप्स हैं इनको हम आपको वन बाय वन एक डायग्रामेटिकल व्यू के अकॉर्डिंग भी आपको बताते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट वन जो मैंने बताया था आपको, आइसोलेटिंग जीनोमिक DNA। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? डोनर में से जीनोमिक DNA को आइसोलेट करेंगे। कैसे आइसोलेट करेंगे जरा समझिए। एक कोई सेल है मेरे पास, इस सेल को, इसमें से मुझे जीनोमिक DNA निकालना है, तो मुझे क्या चाहिए? ये सेल का मेम्ब्रेन नहीं चाहिए, ये सेल का साइटोप्लाज्म नहीं चाहिए, और ये जो हमारा DNA है उसके अलावा जो बाकी पार्ट है जेनेटिक मटेरियल का वो भी नहीं चाहिए। तो उन सबों को मैं डिसॉल्व करूँगा। तो वो बाद में हम पढ़ेंगे। एक एंजाइम होते हैं लाइसोजाइम्स, उनकी मदद से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रैगमेंटिंग दिस DNA यूजिंग मॉलिक्यूलर सीजर्स। ये टर्म हमने यूज़ कर रखा है, मॉलिक्यूलर सीजर्स। आप जानते हो मॉलिक्यूलर सीजर्स किन्हें कहते हैं? इनको कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस कहा जाता है मॉलिक्यूलर सीजर्स। इनकी मदद से हम क्या करते हैं? DNA को बीच में किसी एक स्पेसिफिक साइट से कट कर सकते हैं। जो थर्ड स्टेप हमारा आता है इनके लिए वो है हमारा स्क्रीनिंग द फ्रैगमेंट्स फ्रॉम अ डिजायर्ड जीन, फॉर ए डिजायर्ड जीन। हम जो भी जो हमने फ्रैगमेंट्स इकट्ठे किए उनको अब हम स्क्रीन करते हैं। स्क्रीन का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, जो हमारे क्वालिटी वाला है, जो हमारे लिए डिजायर्ड जीन है, उनको हम अलग करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप इज इंसर्टिंग द फ्रैगमेंट्स विद द डिजायर्ड जीन इन ए क्लोनिंग वेक्टर। ये एक क्लोनिंग वेक्टर है।
हम पढ़ चुके हैं इश्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसे हम कहते हैं प्लास्मिड। ये रहा प्लास्मिड। इस प्लास्मिड के अंदर हम ये एक्सटर्नल, ये है प्लास्मिड, इस प्लास्मिड के अंदर जो एलियन डीएनए है इसको हमने इंसर्ट करा दिया और ये एक रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया। तो ये क्लोनिंग वेक्टर है। क्लोनिंग वेक्टर क्या करेगा, अब इसको ये ट्रांसफर करेगा नेक्स्ट हमारे होस्ट सेल के अंदर। इंट्रोडक्शन इन होस्ट या इंट्रोड्यूसिंग इन होस्ट। अब ये जो रिकम्बिनेंट वेक्टर था पीछे मैंने बताया प्लास्मिड के डीएनए में जिनमें मिक्सिंग थी, उसे हम कंपिटेंट होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं और ये जो इंट्रोडक्शन होता है ये हमारा जीन गन के थ्रू हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है 6th स्टेप जिसे बोलते हैं कल्चरिंग द सेल्स। फिर ये जो हमारे होस्ट सेल, ऐसे होस्ट सेल जिनके अंदर हमारे एलियन डीएनए इंटर कर चुके हैं थ्रू वेक्टर की मदद से, अब इनको हम कल्चर करेंगे। कल्चर करने से क्या होगा कि ये जो हमारा एलियन डीएनए की कैरेक्टरिस्टिक्स थी अब वो ये ऑर्गेनिज्म शो करने लगेगा, होस्ट सेल शो करने लगेगा। इस तरह से इनकी कई सारी कॉपीज बनाएंगे और ये क्या करेंगे, होस्ट सेल को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे और डिजायर्ड जीन अपने कैरेक्टर्स को शो करने पर लगेंगे। तो इस तरीके से ये टोटल हमारे 7 स्टेप्स होते हैं जिनके अंदर हम इनको स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद हम बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस देख सकते हैं। ये एक हमारे पास सिंपल सा चार्ट दिया हुआ है जिसके अंदर हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी कई सारे प्रोडक्ट्स और वो प्रोवाइड करती है सर्विसेज ह्यूमन वेलफेयर के लिए। जैसे देखिए, बायोटेक्नोलॉजी क्रॉप प्रोडक्शन में मदद कर सकता है, ड्रग फॉर्मेशन में मिल सकता है, वैक्सीन्स बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से होता है, डायग्नोस्टिक टेक्निक्स में बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प की जाती है, लाइव स्टॉक्स के हर्ड पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में किया जा सकता है। इवन हम क्या करते हैं, सेल बायोलॉजी इन्वॉल्व होता है, केमिकल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व होता है, जेनेटिक्स इन्वॉल्व होता है, इम्यूनोलॉजी जानना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी के लिए, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और मॉलिकुलर बायो। इसके बाद हम बात करते हैं टूल्स एंड रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जो टूल्स हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए, उसके अंदर हमारे पास मालूम है सबसे पहला होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। फर्स्ट वन इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये हम बात कर चुके हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं ये पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली एंडोन्यूक्लिएज होते हैं और रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज होते हैं। तो देखिए, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं क्लीविंग एंजाइम्स और these are the enzymes are used for DNA molecules. Cleaving enzymes are of 3 types. First one is the exonuclease, second one is the endonuclease and third one is the restriction endonuclease. तो इन तीनों को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? सबसे पहला आता है एक्सोन्यूक्लिएज। एक्सोन्यूक्लिएज ये वो एंजाइम्स होते हैं जो कि कट करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स को आइदर फ्रॉम 5' एंड और 3' एंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल के 5' या 3' एंड पे कट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे एंडोन्यूक्लिएज। एंडोन्यूक्लिएज ये क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं डीएनए ड्यूप्लेक्स को एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट एंड। एंड के अलावा कहीं भी ये कट करने में मदद करते हैं एंडोन्यूक्लिएज। और थर्ड एंडोन्यूक्लिएज का ही टाइप होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ये क्या करते हैं, ये डीएनए ड्यूप्लेक्स को कट करते हैं लेकिन किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जिसके अंदर एक छोटा शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड फ्री एंड्स पाया जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, EcoR1। ये इश्चेरिचिया कोलाई से डराइव किया जा। सेकंड टूल है उसका नाम है पॉलीमरेज एंजाइम्स। थर्ड वन इज द लाइगेज एंजाइम। फोर्थ हमें टूल्स जो रिक्वायर्ड होते हैं उसे हम कहते हैं वेक्टर एंड द फिफ्थ वन इज द होस्ट एंजाइम्स विच इज यूज्ड टू बेक कट इन डीएनए इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हम देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के दौरान डीएनए में कट लगाने में यूज़ किया जा सकता है। और हम क्या कर सकते हैं इनका यूज़, in 1963 actually 2 enzymes were isolated. E. coli एक बैक्टीरिया होता है। इस E. coli बैक्टीरिया से
दो एंजाइम्स को आइसोलेट किया गया था और हमको ये देखा गया था कि जिन्होंने बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट किया था। एक एंजाइम जो था, दो हमने बताया ना, दो एंजाइम था, तो एक एंजाइम क्या किया था उसने, वो मिथाइल ग्रुप को ऐड करता है डीएनए में। मतलब डीएनए का कोई फ्रेगमेंट है, इसके अंदर अगर हम मिथाइल ग्रुप जोड़ना चाहें तो उसको वो ऐड करता था एक एंजाइम। दूसरा एंजाइम क्या करता था, जो कि कट करता था, और जो कट करने वाला एंजाइम था उसी को हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। जो फंक्शन है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का, वो डिपेंड करता है स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के लिए। ये एक खास बात है, ये मैं एक बार बताना चाह रहा था आपको। मैंने ये बताया भी कि जो डीएनए है उसके किसी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को ही ये कट करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। तो मैंने दो तीन चीज़ें बताई थी। पहली चीज़ कि एंडोन्यूक्लियेज किसे कहते हैं। एंडो का मतलब होता है मिडिल में कहीं पर भी, नॉट एट द एंड। मतलब ये वो न्यूक्लियस एंजाइम होता है जो कि किसी भी डीएनए को कट करता है बीच में, न कि 3' एंड पे ना 5' एंड पे, यानी इन बिटवीन द 3' एंड 5' एंड, एनीवेयर इन बिटवीन द 3' 5' एंड अगर वो कट करना हो तो हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की ज़रूरत करते हैं। लेकिन यही नहीं, अब वो भी फिक्स होता है, वो एक स्पेसिफिक साइट पे ही कट कर सकता है, और वो जिस स्पेसिफिक साइट पे कट करता है उसी को रिकग्निशन साइट कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें एक चीज़ ये है कि जो फंक्शन होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, वो स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर उसे कट भी करना है तो जहाँ पर वो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मिलेगा वहीं से ये डीएनए को कट करके इसको सेपरेट आउट कर देगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा सेकंड वन होता है, एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, जैसे जो पहला फर्स्ट एंडोन्यूक्लियेज आइसोलेट किया गया था वो हिंड2 था। स्टडीज़ ने प्रूव किया कि हिंड2 जो होते हैं ऑलवेज कट करते हैं डीएनए को एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, जिसे मैंने शुरू में ही बताया, उसे हम रिकग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा। एक्चुअली 900 हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। 900 टोटल कितने एंजाइम्स हैं? 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जो कि आइसोलेट किए जाते हैं 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से। 230 स्ट्रेन्स होते हैं बैक्टीरिया के, उनसे इनको आइसोलेट किया जाता है। अब देखिए कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में बता देते हैं। खास बात ये होता है ये एक न्यूक्लियस क्लास ऑफ एंजाइम्स होते हैं। न्यूक्लियस क्लास ऑफ एंजाइम्स बिलोंग करते हैं। मैंने बताया एक रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस होता है, एक एंडोन्यूक्लियस होता है। जो एक्सोन्यूक्लियस होता है वो रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड्स को फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए। मतलब एक्सोन्यूक्लियस हमेशा डीएनए को उसके एंड से कट करता है, जबकि एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, वो मिडिल में कहीं पर भी एट ए स्पेसिफिक लो पोजीशन पे कट करता है। इनके जब नॉमेनक्लेचर करते हैं इन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस का, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का, तो खास बात है, जैसे मान लीजिए मैंने एक नाम रखा EcoR1। एक हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इसके अंदर जो पहला लेटर है वो जो हमारा है वो जीनस का नाम रिप्रेजेंट करता है। क्या नाम रिप्रेजेंट करता है? जीनस का। इट रिप्रेजेंट्स जीनस नेम। हेयर जीनोमिक नेम लिखा हुआ है, ये गलत है, जीनस नेम। यानी कि फर्स्ट लेटर जो होता है वो किसका? जीनस का नाम, जहां पर ई रिप्रेजेंट्स इस्चीरिचिया को रिप्रेजेंट करता है। सी जो सेकंड लेटर है वो स्पीसीज का नाम रिप्रेजेंट करता है। हम जानते हैं इस्चीरिचिया कोलाई, तो सी, ये जो सी है वो कोलाई से आया है, ई आया है इस्चीरिचिया से। ये जीनस का नाम है, ये उसके स्पीसीज का नाम है। ठीक है, ये दो लेटर्स जो होते हैं और सेकंड 2 लेटर्स उसके कारण आते हैं। अब इसके बाद एक और लेटर है जिसे हम बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं? EcoR1। तो अब देखिए ये जो हमारा दूसरा लेटर होता है इसको हम कहते हैं EcoR1 में ये जो R है ये स्ट्रेन रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेन। यानी बैक्टीरिया के जिस स्ट्रेन से ये हमारा इको, तो ई इस्चीरिचिया के कारण, को कोलाई के कारण,
R जो होता है वो स्ट्रेन होता है उस बैक्टीरिया का, और उसके बाद हम जो 1 लिखते हैं या E को RI मैं कह रहा था या 1 कहते हैं, ये होता है ऑर्डर इन विच एंजाइम्स वर डिस्कवर्ड, यानी कि एंजाइम्स जिस सीरीज़ में आइसोलेट किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ये 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। अगर पहले डिस्कवर होगा, पहले आइसोलेट होगा तो 1, अगर बाद में आइसोलेट होगा तो 2, उसके बाद आइसोलेट होगा तो 3। इस तरह से इनके नॉमेनक्लेचर को हम स्ट्रैंड एक नियमित करके रखा हुआ है। फिर ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है ये इंस्पेक्ट करता है पहले डीएनए सीक्वेंस को। कोई भी एक डीएनए का सीक्वेंस है हमारे पास, उसको पहले ये स्टडी करेगा, फिर इनमें से वो स्पेसिफिक साइट को ढूंढेगा। जैसे ये है स्पेसिफिक साइट GAATTC, ठीक है, तो वो उस स्पेसिफिक साइट को यहाँ पर स्टडी करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टडी करेगा स्पेसिफिक साइट्स को। इन्हीं को कहते हैं स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट। और फिर क्या करता है, वो बाइंड करता है किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। जैसे मैंने बोला यहाँ GA के ऊपर बाइंड करेगा, यहाँ बाइंड करता है और इसको कट कर देगा, ठीक है। तो ये एक संग हो जाएंगे, ये और एक ये, यहाँ ये G अलग हो जाएगा, यहाँ ये G अलग हो जाएगा। तो और ये कट जो भी लगाते हैं वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन में लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं ये जो सीक्वेंस है ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को अगर आसान भाषा में मैं समझाना चाहूँ तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, जैसे बचपन में आप लिखते थे कई सारे लेटर, ये मैंने लिखा डालडा, हिंदी में अगर समझना चाहें तो डालडा। तो चाहे इसको हम राइट टू लेफ्ट पढ़ें या लेफ्ट टू राइट पढ़ें, हमेशा ये एक ही प्रोनाउंसिएशन होगा, डालडा, ठीक है। या मलयालम, ये देखिए मलयालम, ये भी हमारा क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। मलयालम या मलयालम ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, इस तरह से लिख सकते हैं मलयालम, ठीक है। तो ये चाहे लेफ्ट से लिखिए या राइट से लिखिए, ये हमारा सेम लेटर आएगा। तो मलयालम इस तरीके से हमारा ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहा जाता है। तो जब हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो टर्म है इस सेंस में हमको क्या बोलना है, जो डीएनए में ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कैसे है, डीएनए सीक्वेंस में जहाँ पर भी 5' हो, यहाँ है एक 5', एक यहाँ है 5', तो आप 5' to 3' डायरेक्शन की ओर रीड करिए तो हमेशा एक ही न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आएगा। जब भी हम रीड करेंगे, चाहे एंटी पैरेलल पोलैरिटी वाला हो या पैरेलल, वो एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है हम तो बताते ही हैं। तो किसी भी हम एंड से इसको काउंट करना शुरू करें या रीड करना शुरू करें, जैसे GAATTC, GAATTC, तो इस तरीके से ये जो हमारा पूरा आया ये हमारा क्या कहा जाएगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहा जाएगा। तो बात ये है कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है ये हर जगह पूरे डीएनए में सिर्फ इसी चीज़ को ढूंढता है कि जहाँ पर भी इसको GAATTC है यानी गैटाक मिलेगा इसको ये सीक्वेंस, उसको ये G और A के बीच में कट लगा देगा, G और A के बीच में ये कट लगा देगा। कहाँ कहाँ कट लगाएगा, एक तो यहाँ कट लगा देगा, एक यहाँ कट लगा देगा। इस तरीके से ये पार्ट सेपरेट हो जाएगा और ये पार्ट सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये डीएनए सीक्वेंस को ब्रेक किया जा सकता है, आप इसको समझ पा रहे हैं। अब देखिए ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है ये कट लगाने के बाद कैसे वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दोनों अलग हो जाएंगे और फिर एक एंड क्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं स्टिकी एंड। देखिए ज़रा ध्यान से, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दिख रहा होगा, ये है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। कहाँ है देखिए, GAATTC, GAATTC, ठीक है। अब देखिए ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो क्या करता है, यहाँ और यहाँ के बीच में है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जैसे ही इसमें हम डीएनए ड्यूप्लेक्स के अंदर इंसर्ट करेंगे या फिर इसके पास ले जाएंगे, वो क्या करेगा, यहाँ अटैच करेगा, यहाँ और यहाँ, ये दो जगह से कट करेगा। तो देखिए जब वो यहाँ से कट करेगा तो इतना पोर्शन अलग हो जाएगा, AATTC, ये पोर्शन अलग हो जाएगा, ये एक एंड बन जाएगा जिसे हम कहेंगे स्टिकी एंड, ठीक है। ये पेस्ट करने के लिए आसान होता है। दूसरा यहाँ से कट करेगा तो ये इसके ऊपर वाला एंड अलग हो जाएगा, AATTC।
तो देख लीजिए AATTC, यहाँ भी AATTC। तो ये जो दो एंड बन गए इसको हम कहते हैं स्टिकी एंड्स कहा जाता है। और ये स्टिकी एंड्स कैसे बनते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमेशा A जो होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के संग T से बाइंड करता है, G जो होता है ट्रिपल बॉन्ड के संग C से बाइंड करता है। ये हमेशा हमारा चारगॉफ रूल है, बेस कॉम्प्लीमेंट्री रूल है, जिसमें एडेनिन ऑलवेज बाइंड्स विद थायमिन एंड ग्वानिन ऑलवेज बाइंड्स विद साइटोसिन। In the first case 2 hydrogen bonds are involving, in the second case 3 hydrogen bonds are involving। उसके बाद ये जो हमारे स्टिकी एंड्स बनते हैं, ये स्टिकी एंड्स जोड़े जा सकते हैं। स्टिकी हैं तो जुड़ेंगे, ऐड होंगे, और इनको जो ऐड करता है एक एंजाइम ऐड करता है जिसे कहते हैं डीएनए लाइगेज। कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट को कट करके फिर जोड़ने के जो काम आएगा उसे हम बोलेंगे डीएनए लाइगेज कहा जाता है। अब देखिए इसके बाद हम जो बात करेंगे वो एक सिंपल कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ईको R1, यानी इस्चेरिचिया कोलाई से इसको निकाला गया, इसीलिए ईको नाम था, R स्ट्रेन था, 1 इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहले डिटरमाइन किया गया, पहले इसको आइसोलेट किया गया। तो अब देखिए ध्यान से, ये यहाँ कट कर रहा है और यहाँ कट कर रहा है, तो इस कारण से ये स्टिकी एंड बन गया, ये स्टिकी एंड बन गया। इसे हम बोलते हैं ओवरहैंग कंडीशन। इसे ओवरहैंग कंडीशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने जो कट किया वो 5' एंड के नज़दीक कट करता है, G और A के बीच में। जो सेकंड हमारा एक एंजाइम है जिसे बोलते हैं PSTT। ये जो PSTT है इसका नाम है प्रोविडेंसिया स्टुआर्टी, ठीक है। ये जो होता है ये G और A के बीच में ही कट करेगा, यहाँ G और A के बीच में। लेकिन खास बात क्या है, ये 3' एंड के नज़दीक कट कर रहा है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है PSTT में? ध्यान दीजिए, यहाँ पर 5' था तो ये 3' एंड होगा ऑटोमेटिक, ये 5' है तो ये 3' एंड है, तो ये 3' एंड के पास कट कर रहा है। जबकि इस्चेरिचिया कोलाई यानी ईको R1 हमेशा 5' एंड के नज़दीक कट करता था, ठीक। ये दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये 3' ओवरहैंग है, ये 5' ओवरहैंग है। नेक्स्ट हमारा जो आता है उसे हम बोलते हैं स्मार्ट सेरेशिया मार्सेंसिस। इसके अंदर ये क्या करता है, ये यहाँ मिडिल में कट करता है, इसे हम बोलते हैं ब्लंट एंड। ब्लंट एंड का मतलब क्या है, ये मिडिल में ही कट कर देगा, इसको कोई एंड की ज़रूरत नहीं होती, ना 3' ना 5', ये बीच में कट करके इस तरह से अलग कर देता है। ठीक उसी तरीके से और भी है, हीमोफिलस इजिप्टस है, हीमोफिलस पारा इन्फ्लुएंजा है। ये सब के सब अलग अलग तरीके के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं और ये डीएनए के एक पर्टिकुलर लोकेशन में रिकग्निशन साइट में कट करते हैं। एक हमारे पास एनसीईआरटी में डायग्राम है, ये दिया हुआ है, ये सेम मैंने अभी बताया है स्टिकी एंड का फॉर्मेशन, वैसे ही ये भी काम करेगा। डीएनए जब हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने की बात होती है तब इसकी मदद से बात होती है। जैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है ये कट करता है, या तो ये वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए दोनों के अंदर कट लगाएगा। देखिए वेक्टर डीएनए में ये यहाँ कट कर रहा है और यहाँ कट कर रहा है, गटैक देखा और इसने कट कर दिया, ईको R1 हमने डाला तो ये स्टिकी एंड क्रिएट हो गया इसका। ये फॉरेन डीएनए है, इसमें भी यही ये G और A के बीच में कट करेगा, तो फिर ये दूसरा स्टिकी एंड हमारा फॉरेन डीएनए में बन गया। अब क्या होगा, ये स्टिकी एंड इस स्टिकी एंड से जुड़ जाएगा, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो जाएगा और एक नया रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। ये रिकम्बिनेंट डीएनए आप आसानी से देख सकते हैं कैसे बना, एक तो वेक्टर डीएनए और एक फॉरेन डीएनए, दोनों आपस में जुड़ गए। क्यों जुड़ गए? क्योंकि ये स्टिकी एंड बने हुए थे। स्टिकी एंड बनने के कारण क्या हुआ कि इनके बीच में हमेशा जो ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे ये न्यूक्लियोटाइड्स और आपस में जुड़ जाएंगे और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री के कारण रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाएंगे। और ये हमारा स्टिकी एंड क्यों बना? इसलिए बना क्योंकि हमारा इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डाला गया है और वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कट कर देगा। उसके बाद आप देखिए सेम उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया हुआ है, ये हमने फॉरेन डीएनए लिया, ठीक है।
इस फॉरेन डीएनए को हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से कट करते हैं। ये देखिए, ये है वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए में हम क्या करते हैं, फॉरेन डीएनए को लाते हैं, इस वेक्टर डीएनए फॉरेन डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। अब ये जो भी पोर्शन इसमें सेट हो सकता है उसको ले जाके सेट कर देंगे। तो कट करने का काम हो गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, जोड़ने का काम हो गया डीएनए लाइगेज का। अब ये देखिए, डीएनए लाइगेज की मदद से ये एक फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए दोनों को इसने जोड़ दिया। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से यहाँ पोर्शन ये इनका फॉरेन डीएनए का है, अब ये जुड़ा रहेगा। अब उसके बाद जब भी हम इसको इस वेक्टर डीएनए के थ्रू होस्ट में ट्रांसफ़र करेंगे, ये रहा होस्ट में, जैसे ही ट्रांसफ़र करेंगे तो होस्ट में जाते ही ये जो अपना फॉरेन डीएनए था उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ शो होने लगेगी। तो ई कोलाई जब जैसे जैसे डिवाइड करेगा सबके अंदर वो उस फॉरेन डीएनए का भी प्रॉपर्टी शो होने लगेगा। तो इस तरीके से हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में नया एक रिकम्बिनेंट सेल बन जाता है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। जो डीएनए हमने फ्रैगमेंट को कट कर दिया, कैसे कट कर दिया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से। अब हमारे पास छोटे छोटे टुकड़े आ जाएंगे, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े मिल जाएंगे। अब इनका हम क्या करेंगे, एक बड़ा डीएनए था, डीएनए को काटा तो छोटे छोटे टुकड़े हो गए, जितने अटैक थे सबको काट के अलग अलग कर दिया उसने, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने। अब हमारे पास एक नया काम आ गया, अब इनको हम कैसे सेपरेट करें, क्योंकि इसमें जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो तो कोई एक होगा, एक सीरीज़ का होगा, एक साइज़ का होगा, उसको कैसे सेपरेट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी होती है जिसे हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसा होता है, मैं अभी हल्का सा आपको आइडिया आपको बता देता हूँ। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके अंदर एक्चुअली नाम है ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो क्यों इसका नाम जेल रखा गया है समझिए, इसके अंदर एक्चुअली जेल का यूज़ किया जाता है, इसके अंदर एक जेल का यूज़ किया जाता है, इसको भर दिया जाता है वाटर से, एक लिक्विड सॉल्यूशन से, जिसके बाद ये थोड़ी देर के बाद जम कर ये जेल बना लेगा। अब इस जेल का फंक्शन क्या होता है, एक्चुअली ये जो जेल होगा इसके ऊपर हम ये जितने भी डीएनए के पीसेस थे उन सबों को सेपरेट कर देंगे, यहाँ पर सारे को, चाहे छोटा हो बड़ा हो सबको, और उसके बाद इसको इलेक्ट्रोड से हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोड से जोड़ देंगे। हम जानते हैं डीएनए जो होता है वो निगेटिवली चार्ज्ड होता है, इसलिए ये हमेशा क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ भाग कर जाएगा। यहाँ मान लीजिए ये सारे डीएनए निगेटिवली चार्ज थे और ये पॉजिटिवली चार्ज था, तो इस तरफ आएगा। इसमें एक बड़ी खास बात होगी, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इसको अट्रैक्ट करेगा, तो जो छोटे साइज़ के होंगे वो पॉजिटिव चार्ज के ज़्यादा नज़दीक चले जाएंगे, जो थोड़े बड़े वाले होंगे थोड़े पीछे होंगे, और जो बहुत बड़े होंगे वो पीछे ही रह जाएंगे, क्योंकि वो हैवी होंगे तो वो उसके पास तक खिंच के नहीं जा सकते, उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स ऑफ एक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो इस तरीके से ये सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग एक फील्ड में सेपरेट हो जाएंगे, और उसके बाद इनको कट करके हम सेपरेट कर सकते हैं डीएनए के टुकड़ों। मैंने बताया निगेटिव नेचर के कारण डिपेंड करता है, इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, डीएनए मूव करता है एनोड की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। मीडियम या मैट्रिक्स जो होता है वो एगेरोस जेल से मिलकर बना होता है, एक ये नेचुरल पॉलीमर है, इसे सीवीड से निकालते हैं, क्लास 11th में आपने पढ़ा था। अगर बनाया जाता है एल्जीन से, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, इनके मदद से भी बनाया जाता है। अब देखिए इसके अंदर हमारा क्या होता है, मीडियम जो होता है यानी कि ये जो एगेरोस जेल है ये एक्ट करता है सीव, और ये सेपरेट करता है डीएनए को अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस। मैंने बताया क्यों अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस वो सेपरेट होंगे, जिसकी साइज़ छोटी होगी वो जल्दी अट्रैक्ट करके यहाँ चला जाएगा, जिसकी साइज़ बड़ी होगी वो हमारा कैथोड की तरफ ही रहेगा, और ये एनोड की तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। उसके बाद इनको कट करके सेपरेट कर दिया जाता है, हमारे पास एक पूरी सीरीज़ आ जाएगी, जैसे एक इस तरह से आ जाएगा, इस साइज़ वाले यहाँ, इस हमने एक दूसरा कट लगा दिया उसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर एगेरोस जेल को अलग कर दिया, फिर तीसरा अलग कर दिया। इस तरह से हमारे पास अलग अलग मैट्रिक्सेस मिल जाएंगी एगेरोस जेल के कटिंग करने से, अकॉर्डिंग टू द साइज सारे डीएनए अरेंज हो गया। सेपरेटेड डीएनए को हम स्टेन्ड करते हैं, स्टेन का मतलब कलर करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड से, और फिर इनको यूवी रेडिएशन से एक्सपोज कराते हैं, यानी यूवी रेडिएशन उनके ऊपर गिराते हैं। फिर उसके बाद ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड नज़र आता है डीएनए का जेल में,
और इस तरीके से सेपरेटेड बैंड्स जो डीएनए के होते हैं वो उनको हम कट करते हैं एगरोस जेल से और उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं जेल पीस से, जिसे कहते हैं इल्यूजन। ये बहुत पूछा जाता है इल्यूजन क्या होता है, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ फिर दोबारा। इल्यूजन क्या होता है, जो हमने उस जेल को कट किया और उसके ऊपर डीएनए मिल गया हमको, अब इस डीएनए, ये जो डीएनए है ये इस जेल के ऊपर है, यानी जेल को हमने कट किया था उसके जैसे उसी के ऊपर पाया जा रहा है। अब इसको हम डिसॉल्व करेंगे, यानी इस जेल की हमको कोई ज़रूरत नहीं, हमको इस डीएनए की ज़रूरत है। तो इस जेल पीस से, अगर मान लीजिए ये जेल पीस है और ये डीएनए के फ्रैगमेंट है, तो इस जेल पीस से हमको सिर्फ डीएनए की ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, और वो जो प्रोसेस होता है उसी को हम इल्यूजन कहते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम द जेल इज नोन एज इल्यूजन। ठीक है, ये केमिकली किया जाता है। फिर उसके बाद जो प्यूरिफाइड डीएनए फ्रैगमेंट है, यानी कि अब सिर्फ जो डीएनए फ्रैगमेंट मिला था, इसका हम यूज़ करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा। क्यों? क्योंकि इसको अब हम क्लोनिंग वेक्टर में जोड़ देंगे। अब हमारे पास क्या हो गया, पूरे डीएनए के फ्रैगमेंट्स मिल गए। अब इनको हम क्या करते हैं, कोई एक वेक्टर है, जैसे मान लीजिए कोई भी वेक्टर है, उस वेक्टर के जो प्लास्मिड है वेक्टर, यहाँ पर इस प्लास्मिड में इसको हम ऐड कर देंगे, एक एक्स्ट्रा हम ऐड करके इसमें दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक एक्स्ट्रा ऐड आ गया, ये सारे डीएनए इस तरह से थे, इन डीएनए को हमने इस वेक्टर के डीएनए में ऐड कर दिया, फिर ये इसको ट्रांसफ़र कर देगा होस्ट सेल में। देखिए ये जो सेम मैं बता रहा था आपको, ये एक तरीके से हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेथड है, तरीका है, ऐसा ही होता है। इसी में जेल भरा रहता है और डीएनए को हम अरेंज करते हैं। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्टर मॉलिक्यूल्स हैं, ये पावर सोर्स है, मान लीजिए ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, अरेंज हो जाएंगे। जिनकी साइज़ छोटी होगी वो यहाँ आ जाएगा। ये देखिए ये हमारा अच्छी तरीके से आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से नज़र आ सकता है। ये देखिए एक ये है, अलग अलग बैंड्स नज़र आ रहे हैं, और ये बैंड्स इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि ये उसके साइज़ के कारण नज़र आते हैं। ये बैंड्स का सारा काम है ये इन साइज़ के कारण ही नज़र आना, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। और इनको सेपरेट करके फिर हम उसके बाद इल्यूजन करते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं। और उसके बाद हम इसको क्लोनिंग वेक्टर में ऐड किया जाता है। इस क्लोनिंग वेक्टर के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको। क्लोनिंग वेक्टर होता क्या है, पहले भी बात किया जा चुका है। एक ये स्मॉल पीस ऑफ डीएनए होता है टेकन फ्रॉम ए वायरस और अ प्लास्मिड ऑफ बैक्टीरिया। मैंने बताया आपको ये है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर दो तरह के क्रोमोसोमल मटेरियल या कह लो जेनेटिक मटेरियल होते हैं। एक तो ये होते हैं जिसे बोलते हैं क्रोमोसोमल मटेरियल, एक हमारा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है इसी को कहते हैं प्लास्मिड, ठीक है। और ये जो प्लास्मिड है ये हमारा काम करता है वेक्टर की तरह, ठीक, इट कैन एक्ट एज ए वेक्टर। अब ये जब वेक्टर की तरह काम करेगा तो हम क्या करेंगे कि जो भी एक्सटर्नल हमारा जो डीएनए लाना है वो हम इसी में चेंज कर देंगे। तो देखिए हमने ब्लू कलर से ये फॉरेन डीएनए लाया, फॉरेन डीएनए, और इसको इसमें ऐड कर दिया। अब इसके बाद ये जो हमारा वेक्टर है इस फॉरेन डीएनए को ट्रांसफ़र करेगा होस्ट सेल में, ठीक। अब समझिए ज़रा, जो कॉमन वेक्टर हम यूज़ करते हैं वो एक है प्लास्मिड और बैक्टीरियोफेज, दोनों। प्लास्मिड्स तो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है और बैक्टीरियोफेज वायरसेस को कहते हैं। ये टी इवन वायरसेस होते हैं, जैसे T2, T4, T6, ये सारे के सारे हमारे बैक्टीरियोफेज होते हैं, ठीक। अब हम क्लोनिंग वेक्टर्स के कुछ सेलिएंट फीचर्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहला सेलिएंट फीचर्स हमारा ये है कि वो कोई भी जो क्लोनिंग वेक्टर बनेगा उसके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए रेप्लिकेट करने की। तो सही है, प्लास्मिड जो होता है अपने आप रेप्लिकेट करता है, बैक्टीरियोफेज भी अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है, विद इन बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर जैसे मान लो ये क्रोमोसोमल डीएनए था, इसके अलावा ये भी अपने आप ही डिवाइड कर सकता है, ठीक। दूसरे नंबर पे क्या होता है, इनका कॉपी नंबर पर सेल ज़्यादा होना चाहिए, यानी प्लास्मिड जैसे 15 से 100 कॉपीज़ होते हैं एक सेल के अंदर, तो ये अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर जो भी बाहर से फॉरेन डीएनए लाएंगे उसको इंसर्ट करेंगे तो इसकी फिजिबिलिटी इंक्रीज़ कर जाएगी। नेक्स्ट आता है जो भी एलियन डीएनए है वो हमारा इंटीग्रेट करता है, एलियन डीएनए यानी फॉरेन डीएनए वेक्टर से इंटीग्रेट करता है और वो मल्टीप्लाई करता है उस
वेक्टर की कॉपी नंबर के बराबर। मतलब कॉपी नंबर किसे कहते हैं, ये इसके जैसे ये एक हमारा वेक्टर है, वेक्टर कितना मल्टीप्लाई करना है ये जेनेटिकली डिसाइड रहता है, पहले से डिसाइड रहता है। ओराई के पास यानी ओरिजिन के पास ये काम इंफॉर्मेशन रहता है कि इसके कितनी नंबर ऑफ कॉपीज़ बननी है। जैसे ही इसके अंदर कोई एक फॉरेन डीएनए आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक फॉरेन डीएनए आ गया, अब ये भी उतनी ही कॉपी बनेगा जितनी कॉपी नंबर इसके होंगे। इसके अंदर डिसाइड हुआ होगा कि इतने कॉपी नंबर बनने, तो वो उतने बनेंगे। इस तरीके से हमारा क्या होता है, वेक्टर को इंजीनियर किया जा सकता है। इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए एंड सिलेक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकम्बिनेंट। तो इस तरह से रिकम्बिनेंट से नॉन रिकम्बिनेंट में इनमें आसानी से सिलेक्शन किया जा सकता है। आप देख सकते हो क्या किया हुआ है इसमें। देखिए सबसे पहले है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमारा ये रहा स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया के अंदर ये क्रोमोसोमल डीएनए है, ये पोर्शन, ये है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, दैट मीन्स प्लास्मिड। यही हमारा वेक्टर की तरह काम करता है प्लास्मिड। प्लास्मिड में हम क्या करते हैं, एक फॉरेन जीन को इंसर्ट करते हैं। देखिए ये ब्लू कलर का इसमें जोड़ दिया हमने, ये बन गया रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल चूंकि ये इसी के अंदर है अभी, तो ये क्या हो जाता है, इसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन करता है। अब ये इसके वेक्टर की मदद से इसको हम होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे इसको होस्ट सेल में ट्रांसफ़र किए, यहाँ आके ये ई कोलाई में ही लट करिए यहाँ पर है, तो जिसके कारण क्या होगा, ये इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ले आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब अपने कैरेक्टरिस्टिक को ये शो करने लगेगा, जो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको ये शो करने लगेगा इस फॉरेन डीएनए जो है। तो इस तरीके से सेल डिवीज़न होगा तो दोनों के अंदर ये इनहेरिटेबल होगा, नेक्स्ट जनरेशन में भी ये कंटिन्यू हो जाएगा। अब देखिए जो सेकंड हमारा आता है वो है वायरस। वायरस में क्या होता है, जैसे ये तो बैक्टीरिया के लिए हमने यूज़ किया था कैसे ये वेक्टर की तरह काम करता है। अब हम बात करते हैं वायरस। वायरस भी वेक्टर की तरह काम करता है। कैसे काम करेगा, ये एक वायरस है, ये है वायरल का डीएनए, इसके अंदर ये है वेक्टर। ये क्या करता है, फॉरेन जीन आके इस वेक्टर में इंसर्ट कर दिया जाता है, तो बन गया ये रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। और ये रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल किसके अंदर है, इस वायरस के अंदर है। अब ये वायरस क्या करता है, होस्ट सेल पर अटैक करेगा और इसका जो नॉर्मल डीएनए है ये उसके बाद सब हमारे नेक्स्ट जनरेशन बनेंगे और सभी के अंदर वो हमारे जीन पाया जाएगा जो रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का था। Please subscribe, like and share the channel.